हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का कंप्लीट प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगा। प्लीज आप पेशेंस बनाए रखें और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही नीट 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करें, ताकि उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप अपना टाइम सेव कर पाए। नहीं तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स बिना इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़े, बिना कोई ऐसा अच्छा वीडियो देखे, एक्साइटमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में जब उनको प्रॉब्लम आती है फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं, लाइव फोटो अपलोड नहीं कर पा रहा, क्या करूं, फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फोटो के लिए साइज क्या होना चाहिए, फिंगरप्रिंट्स कैसे लेने हैं, सिग्नेचर में किस कलर का पेन यूज करना है, मेरे 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में नेम अलग अलग है, मुझे क्या करना चाहिए, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है, मैं ओबीसी हूं या ईडब्ल्यूएस हूं, मुझे कौन सा सर्टिफिकेट यूज करना है, 2025 वाला यूज करना है या 2026 में नया बनाना पड़ेगा। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आगे आने लगती है और डाउट आ जाता है, क्या मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सही से फिलअप कर पा रहा हूं। ऐसा कोई डाउट आपको ना आए और ना ही एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो, इसलिए इतना डिटेल में मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। और एक और खास बात बता दूं भाई, पहली बार है शायद मैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इतना डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं। इसका रीजन है, देखो एनटीए ने इस बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ लिखा है कि भाई जो भी आपकी डिटेल्स है, जैसे आपका नेम है, आपके पेरेंट्स का नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसके अलावा आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपकी कैटेगरी है, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि यही डिटेल एनटीए फिर एमसीसी को ट्रांसफर करेगा और एमसीसी इन्हीं डिटेल्स को काउंसलिंग के लिए यूज करेगा। एनटीए ने क्लियर बोला है, इन्हीं डिटेल्स को यूज किया जाएगा और ऐसा एनटीए इसलिए कर रहा है ताकि चीटिंग और फ्रॉड को एलिमिनेट किया जा सके या कम किया जा सके, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो प्लीज आप एनटीए में इसको सपोर्ट करें और पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपनी सही डिटेल प्रोवाइड करें, ताकि काउंसलिंग के टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यही सारी डिटेल वहां पे यूज होनी है। अगर कुछ भी डिटेल गलत हुई आगे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक, इसलिए इतना डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ गए ना। अच्छा, इससे पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। एक तो वो जिसमें मैंने 5 मेजर चेंजेस बताए थे कि इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म में कौन से चेंज हुए, ये वीडियो आप बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। दूसरा, लाइव फोटो अपलोड करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें, इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन उस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये वीडियो जरूर देखें। और आगे आने वाले टाइम में ऐसी अच्छी वीडियोस आपकी स्किप ना हो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं पहले देख लो मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, लास्ट में वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो स्टार्ट करें अपना आज का वीडियो। देखो भाई, ये है आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अच्छा, आज मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में सहयोग कर रहा हूं, तो मेरी ये भी ड्यूटी बनती है ना, आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने में भी सहयोग करूं। और एग्जाम में मार्क्स कौन बढ़ाएगा, आपको पता है, बायो और केमिस्ट्री बढ़ाएगा। बायो के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। सर केमिस्ट्री में भी ऐसा कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दो, मेरे 60, 70, 80, 100 के राउंड मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मैं केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर कर सकूं, बायो तो मैं अच्छा कर दूंगा। तो केमिस्ट्री में मैं आपकी मदद कर रहा हूं भाई। D2D बैच मैंने लॉन्च कर रखा है। D2D बैच अगर आप कर लेंगे, आप आज से ही केमिस्ट्री स्टार्ट करें, इसमें ओनली 75 लेक्चर है। ये 75 लेक्चर और इसमें केयर टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, वो टेस्ट अटेम्प्ट करना, उनके वीडियो सॉल्यूशन देखना, आराम से 0 से स्टार्ट करके 160 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। और जो बच्चा आज ज्वाइन करेगा उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट मैंने D2D बैच में रखा है। आप क्या करेंगे, बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं और D2D बैच ज्वाइन करते टाइम पेमेंट करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, आपको मेरी तरफ से आज का स्पेशल डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। और फिजिक्स में भाई आप 15 ईयर के PYQ 2 बार कर देना। लास्ट टाइम पे अगर आपने इतना कर लिया ना, एक तो होता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना,
दूसरा होता है अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना, यानी टॉप 1000 में आना या आपके टॉप 5000 में 10,000 में आना। तो इतना कर जाओगे लास्ट के 3 महीने में तो आपका आराम से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी, एमसीसी काउंसलिंग कराएगा, उसमें भी मैं आपकी मदद करूंगा। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म सही से फिलअप कराना है, 3rd मई को आपसे नीट एग्जाम क्रैक कराना है, फिर आपके काउंसलिंग के लिए भी बताना है। अब पहले स्टेप पे आ जाते हैं वापिस। भाई काउंसलिंग में क्या है, जब आप ऑनलाइन जाएंगे एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके, जब नीट 2026 के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ऐसा आपको ये पेज नजर आएगा। इसमें स्टार्टिंग में है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। मैं पूरा ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। फिर सेकंड है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपको इसी पे क्लिक करना है। सर यहाँ पे क्या लिख रखा है, लॉगिन, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यानी मान लीजिए ये उनके लिए, जैसे आज आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की लेकिन आपने 4 ही स्टेप किए, बाकी के स्टेप बाकी है, तो फिर कल आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएंगे पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पे, यानी स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में आप देखना, सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा, यहां पे कैंडिडेट नेम, अपना नेम लिखना आपको। जैसे अगर मान लीजिए मैं अपना नेम लिखूंगा, मैं कैंडिडेट हूं, मैं ऐसे लिखूंगा सुनील नैन, एस बड़ा बाकी छोटा, मतलब इसमें ना जनरली कैपिटल लेटर में रहता है, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म में हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, सुनील नैन ऐसे जाएगा। ठीक, फादर या गार्जियन नेम, सिर्फ आपको नेम लिखना है। जैसे मेरे पिताजी का नाम है सुभाष चंद्र, तो मैं सिर्फ लिखूंगा श्री सुभाष चंद्र, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, अपने पिताजी का नेम लिखना है। फिर इसके बाद आपका मदर्स नेम आ जाएगा। ठीक, फिर कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करेंगे। लिंग, जेंडर आपका मेल फीमेल, आप जो भी कैंडिडेट है। फिर उसके बाद कंफर्म करना अब आपको वापिस से, जो आपने नेम यहां पे लिखा है कंफर्म कैंडिडेट नेम, ये नेम सही से फिलअप करना। कंफर्म फादर या गार्जियन नेम, कंफर्म मदर या गार्जियन नेम, फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ कंफर्म करनी है और फिर आपको लिंक का कंफर्मेशन करना है। नेक्स्ट, इसके बाद अब आएगा आपका एड्रेस। एड्रेस में देखो पहली लाइन में लिख देंगे, जैसे मैं कोटा में मान लीजिए, मैं अगर अपना लिखूंगा भाई, अब मेरी बिल्डिंग बीवाइज क्लासेस की बिल्डिंग जवाहर नगर में है, बिल्डिंग हाउस नंबर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अपोजिट जवाहर नगर पेट्रोल पंप, फिर यहाँ पे जवाहर नगर और फिर आपके ये इंडिया राजस्थान, फिर डिस्ट्रिक्ट कोटा, फिर यहाँ पे जवाहर नगर का पिन कोड आ जाएगा, इस टाइप से। तो ये एड्रेस आपने फिलअप किया। एड्रेस फिलअप करने के बाद वापिस क्या है, इसने नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी आपकी ईमेल आएगी यहाँ पे, फिर ईमेल को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर, ध्यान से सुनना, मोबाइल नंबर आप वही यूज करेंगे जो लगातार यूज में रहेगा। ऐसा मोबाइल नंबर यूज नहीं करना जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला यूज करते हो कि आज यूज किया कल फेंक दिया, है ना। सारा जो भी एनटी आपसे कांटेक्ट करेगा, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है और एनटी को आपको मैसेज देना है, तो इस मोबाइल नंबर के थ्रू और इस ईमेल आईडी के थ्रू होगा। यानी आप वही मेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज करेंगे जो करंट में यूज में है और जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर किसका प्रोवाइड करें, कई बार है ना वो आपके कैफे वाले भैया जिनसे फॉर्म भरवाते हैं उनका नहीं आपको प्रोवाइड करना, यहाँ पे आपके मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का। सर दोस्त का प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, भाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे दोस्त का मत प्रोवाइड करना जो आपसे बात करना बंद कर दे। ठीक, नेक्स्ट वापिस आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस फिर से सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। एक सेकेंड, यहां पे प्रेजेंट एड्रेस आपने डाला, प्रेजेंट एड्रेस जैसे कोटा में कोई बच्चा रहता है उसका कोटा का एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका परमानेंट एड्रेस, इसमें लिख रहा है इसने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, वही जैसे नेम आपका ना एड्रेस की जो डिटेल्स है, ये नहीं कि कोई बच्चा है लखनऊ का और प्रेजेंट और परमानेंट में दोनों में सेम एड्रेस डाल रहा है, वहां पे प्रेजेंट एड्रेस आएगा या परमानेंट आएगा, यहाँ पे आपका लखनऊ का एड्रेस आएगा, समझे ना। फिर वही प्रोसेस है, लाइन 1 2 है ना, फर्स्ट लाइन में कुछ भी लिख दे, लाइन 2 और लाइन 3 ऑप्शनल आपके लिए, फिर कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये पिन कोड, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज पासवर्ड। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड कैसा चूज करेंगे भाई, इसमें है ना, एक तो आपको अपर केस यूज करना है, यानी कैपिटल लेटर यूज करना है, जैसे ये हो गया कैपिटल लेटर। फिर कम से कम एक आपको स्मॉल लेटर यूज करना है, कम से कम एक कैपिटल और कम से कम एक स्मॉल लेटर यूज करना है।
और कम से कम आपको एक वो डिजिट यूज करना है 0 से लेके 9 तक, ठीक। और इसके अलावा एक कैरेक्टर यूज करना, जैसे परसेंट यूज कर लो, हैज यूज कर लो, स्टार यूज कर लो, ये डॉलर के निशान आते हैं, ये वाले जो कैरेक्टर होते हैं इनमें से एक ये यूज करना है, ठीक। और आपका जो ये कोड होगा, पासवर्ड होगा, ये 8 से 13 उसमें होना चाहिए, ठीक। मतलब 8 से 13 प्लेसेस का होना चाहिए। कोई भी सिंपल सा यूज कर लेना, ज्यादा टफ मत यूज करना, क्योंकि इसमें आपकी बैंक डिटेल थोड़ी है। आप सिंपल सा यूज कर दो, नाम यूज कर लिया, अच्छा यहाँ पे अपनी ईयर डाल दी, डेट वाली। इसमें से आपको अगर परसेंट अच्छा लगता है परसेंट यूज कर दो, हैज अच्छा यूज लगता है हैज यूज कर दो, @ अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद कंफर्म करना है, और इस पासवर्ड को कहीं पे लिख लेना, कहीं भूल मत जाना, अपने मम्मी पापा को व्हाट्सएप में मैसेज करके सेव कर लेना, ठीक। नेक्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके लिए अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाए उस टाइम पे, और फिर उसका सिक्योरिटी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या, ये कैप्चा फिलअप करेंगे, सबमिट कर देना। ये हो गया आपकी इंफॉर्मेशन, ये क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन हुई है, एक स्टेप कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का। नेक्स्ट इसके बाद देखो फिर क्या होगा, अभी आपसे क्या मांगेगा भाई, क्लोज करना है आपने, जो भी ये होगा ना, कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, ये आ गया, ये कौन सा पेज है, अच्छा कंफर्मेशन नेक्स्ट पेज, इस पेज पे आएगा ना, एक सेकंड मैं देख लेता हूं, ये क्या है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं, इसको आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करते टाइम आपसे ये ओटीपी मांगेगा, यानी वो मोबाइल नंबर जो आपने दिया है ना, उस पे आपके पास ओटीपी आएगा, और वही ओटीपी आपको फिलअप करना है। बाय चांस ओटीपी नहीं आई, थोड़ा सा वेट करो, फिर भी नहीं आता तो आप रीसेंड वहां पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अब बात आता है आपका सेकंड, ये है इसके बाद क्या आएगा, ये कौन सी है, इसमें फिर देखो पर्सनल डिटेल्स है, कैंडिडेट का नेम हो गया, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर आ जाएगा आपका, आपके गार्जियन का नेम आ जाएगा, आपके मम्मी पापा का नेम आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगा, फिर आपका फ्रॉम वेयर आपने क्लास 12th पास किया है, क्लास 12th कहां से पास हुई है, कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। फिर इसके बाद कंफर्म कैटेगरी को फिर से कंफर्म करना है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, कंट्री कहां रहते हैं आप, और मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आपने मोड प्रिपरेशन की है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये तो मतलब टाइम पास ही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें तो कुछ भी लिख देना, ठीक। फिर ये बोल रहा कि क्या आप जो यू इंटेंड टू वियर ट्रेडिशनल ड्रेस व्हाइल प्रिपेयरिंग इन नीट यूजी 2026, क्या आप ट्रेडिशनल ड्रेस यूज करना चाहते हैं, जैसे कोई सिख है, जैन है, मुस्लिम है, ठीक, तो वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस यूज करना चाहता है, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उनके लिए अलग से प्रोसेस होता है, उनको पहले एग्जाम में बुलाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, भाई ये चेक करने के लिए, चीटिंग वीटिंग करने के लिए कुछ छुपा के तो नहीं लाए हैं। फिर आपका ये कैप्चा फिलअप करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये आ गई आपकी डिसेबिलिटी डिटेल्स। अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है, कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो सबसे पहले आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो इस पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपकी बहुत सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे कैंडिडेट का नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, फिर आपका जेंडर आ गया, फिर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आ गया, फिर उसका कंफर्मेशन आ गया। तो ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है, लास्ट में फिर कैप्चा सबमिट कर देना है, ठीक। 1 बाय 1 चल रहा है सब कुछ, है ना। अब मैं बताऊंगा आपको आगे, ये तो देखो ये डिटेल्स है, जो प्रॉब्लम आएगी वो आगे डिस्कस होंगी, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका यहां पे क्या है, इसमें मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म विद आधार। अब क्या है, यहां पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फिलअप करेंगे, जो आप रजिस्टर कर रहे हैं ना, एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो फिलअप करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, मेल या फीमेल, फिर उसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक। डेट ऑफ बर्थ आने के बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके सबमिट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसने लिखा है मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन आधार, ठीक। यहाँ पे क्या है, पहचान चुने। देखो अगर आप आधार कार्ड यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आधार कार्ड आपके पास है तो आपको आधार ही एज एन आईडी यूज करें, क्योंकि दूसरी अगर आप यूज करेंगे फिर आपको लाइव फोटो अपलोड करने में इश्यू आएगा, अनेक्सर 6 यूज करना पड़ेगा। तो बेटर आप आधार ही यूज करो, और आधार यूज नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, या अपना राशन कार्ड नंबर वगैरह यूज कर सकते हैं,
ठीक, ये यूज हो जाएगा आपका। ठीक, और मैं आपको बता भी देता हूं और कौन क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है, ये मैंने सारे हाईलाइट करके रख रखे हैं, आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट नंबर डिजी लॉकर से डायरेक्ट, और पैन कार्ड नंबर ऑफ एनी अदर वैलिड करंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आइडेंटिटी, जिसमें आपकी फोटो लगी हो, यानी ऐसी आईडी यूज करनी है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास अपने स्टेट की कोई ऐसी आईडी जिसमें आपका फोटो है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, और डिजी लॉकर से डायरेक्ट आप ये अपनी जो डिटेल रहती है ना, आईडी वगैरह रहती है, वो सॉफ्ट कॉपी यहां डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, क्या आपके पास अपार आईडी है? अगर अपार आईडी है तो यस कर दो, आईडी वहां पे फिलअप कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर दो और फ्री हो जाओ, है ना। अपार आईडी की टेंशन नहीं लेनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ये आ गया आपका स्टेप 10, एग्जामिनेशन सेंटर एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम डिटेल्स पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो इसमें क्या है, सिलेक्ट फॉर एग्जाम। ठीक, ये नीट सिलेक्ट करेंगे आप, क्वेश्चन पेपर मीडियम, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम चूज करो, हिंदी तो हिंदी यूज करो, कोई गुजराती स्टूडेंट है, बंगाली मीडियम का स्टूडेंट है तो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको चूज कर सकता है। अगर आपने पेपर इंग्लिश मीडियम में सिलेक्ट किया तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में सिलेक्ट किया, चाहे हिंदी हो या कोई रीजनल लैंग्वेज हो, तो फिर आपका पेपर अदर लैंग्वेज जो है और साथ में इंग्लिश में आएगा। अब मान लीजिए अदर लैंग्वेज में कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया और उसमें डेटा कंप्लीट नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो इंग्लिश वाला पार्ट साथ में लिखा रहेगा वहां से पढ़ना है। ठीक, ये होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, बोला सर मैं हिंदी मीडियम में पेपर डाल देता हूं, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा, ज्यादा पेज आएंगे तो रफ वर्क के लिए यूज कर दूंगा। देखो मुझे लगता है इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका ऐसा मानना तो आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम सिटी। अच्छा, यहां पे देखना, आपको ना एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है, आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कोटा से प्रिपरेशन कर रहा है तो बेटर है आप कोटा में ही एग्जाम दे, और कोटा में प्रिपरेशन करें तो पहली सिटी आप चूज करेंगे कोटा। फिर दूसरी सिटी अगर आपको लगता है कि आपको घर जाना चाहिए, वहां जाके एग्जाम देना चाहता हूं, वो चूज कर सकते हैं, या कोटा के आसपास की चूज कर दो। तो 3 सिटी आपको यहां पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आ गया आपका फादर या गार्जियन ऑक्यूपेशन, और फिर फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, मदर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन आ जाएगा और मदर की क्वालिफिकेशन आ गई, यानी आपके पेरेंट्स या गार्जियन की क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन। ठीक, नेक्स्ट कैप्चा, फिर सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं, और जो आपके डाउट है ना वो आगे क्लियर होते जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे, है ना। अब इसमें क्या आ गया, एंटरिंग द क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ द कैंडिडेट। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, 10th और इक्विवेलेंट, या आपने कब पास किया है, स्टेटस क्या है भाई, आपने पास कर लिया, है ना, और क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है। ठीक, ये डिटेल आ जाएगी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा है, किस स्टेट से आपने परीक्षा पास की है, आपका स्कूल बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, या आपका कोई स्टेट बोर्ड है। नेक्स्ट उसमें रोल नंबर फिर आ जाएगा आपका, फिर आपके स्कूल का पिन कोड आ जाएगा, या आपके कॉलेज जो भी है उसका पिन कोड आ जाएगा। ठीक, ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है, प्लेस ऑफ स्कूल, आपका स्कूल कहां पे है, टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज किस टाइप का स्कूल है वो यहां पे आपको फिलअप कर देना है। ठीक, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, ये डिटेल आ जाएगी। रिजल्ट मोड, ठीक, रिजल्ट कैसे आया था आपका, और स्कूल और कॉलेज का नेम और एड्रेस आ जाएगा। मतलब ये बेसिक सी डिटेल है, ये सबके पास होती है, आप इस पे क्लिक करोगे ना सभी पता चल जाएगा। ठीक, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये 10th की डिटेल थी, फिर सिमिलर आपकी बिल्कुल 12th की डिटेल आ जाएगी, पास हो गए या नहीं हुए। अगर आप पास हैं तो पास पे क्लिक कर देना, ठीक, या अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक कर देना। ठीक, फिर ये सारी डिटेल ऐसी आ जाएगी, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट और स्कूल बोर्ड कौन सा है, फिर कैप्चा और सेव एंड नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, एंटरिंग एडिशनल डिटेल्स परटेनिंग टू ट्विन स्टेटस एंड प्रीवियस नीट यूजी एग्जामिनेशन। सबसे पहला ऑप्शन इसने यहाँ पे दे रखा है, ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर, आर यू ए ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी 2026। ये पूछ रहा है क्या आप ट्विन हैं, यानी 2 भाई बहन हैं, या 2 भाई हैं 2 बहनें हैं जो साथ में नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो इसलिए आपसे पूछ रहा ताकि आपका दोनों का रैंडम सेंटर एक ना आए। बस अगर आप 2 भाई बहन या भाई या बहन प्रिपरेशन साथ कर रहे हैं तो यस कर देना, अगर नहीं कर रहे तो नो कर देना है, मतलब आप सिंगल प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपका जो भाईचारा ना, जो दोस्त वाला, वो नहीं माना जाएगा। अरे मेरा तो दोस्त ही मेरे भाई जैसा है,
है ना, मेरी तो दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरी बहन जैसी है। ठीक, मजाक कर रहा हूँ सर का, आप इसमें वैलेंटाइन वीक चल रहा है उसमें मजाक कर रहे हो, वो भी बहन का और गर्लफ्रेंड का। क्यों भाई, पढ़ लो फिर बना लेना गर्लफ्रेंड कॉलेज में जाके, अभी जरूरी है। नेक्स्ट, हैव यू एवर अपीयर्ड इन नीट यूजी एग्जामिनेशन? इससे पहले क्या आप नीट एग्जाम में अपीयर हुए? इससे पहले दिया तो यस, नहीं तो नो। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कैप्चा, फिर सेव एंड नेक्स्ट। ठीक, देखो भाई इतनी डिटेल ले लेते हैं एग्जाम से पहले, है ना, और फिर पता चलता है फिर भी ये चीटिंग को रोक नहीं पाए। अब देखो, एंटरिंग द इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ द पेरेंट। वाह, अब आपको वो डिटेल प्रोवाइड करनी है इमरजेंसी में जिससे एंटी आपसे संपर्क कर सके। हालांकि एंटी डिटेल बहुत सारी लेती है, आपसे मोबाइल नंबर लेगी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर लेगी, आपकी मेल आईडी लेगी, आपकी ऑल्टरनेट मेल आईडी लेगी, आपके पेरेंट्स की डिटेल ले लेगी, लेकिन कभी आपसे बात नहीं करेगी। बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म में, लगाते रहो कॉल, एनटीए में कोई पिकअप नहीं कर रहा। यही एनटीए का काम करने का तरीका है। नेक्स्ट देखो, कंट्री कोड आ जाएगा, ये मतलब कंट्री इंडिया कोड आ गया अपना 91 है, और ईमेल एड्रेस आ गया, कैप्चा आ जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट, अपने पेरेंट्स की डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट, ये आ गया सबसे बढ़िया, ये एनटीए का नया फीचर, लाइव फोटो अपलोड करना है। और लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, वेब कैम से अपलोड करना है। ठीक, जो आप पीसी में कैमरा होता है ना आपका, उसी से अपलोड करना है। और जब अपलोड करेंगे ना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि आपके पीछे से लाइट आ रही है, उधर से लाइट आनी चाहिए ताकि क्लियर फोटो आए। और उस फोटो में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका फेस बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए, आपके ईयर्स भी नजर आ रहे हैं। देखो, जैसे मान लीजिए मैं फोटो लूंगा ना, तो मैं यहां तक का लूंगा, ये यहां तक का, ठीक, और ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा, और यहां तक का, चेस्ट तक का, है ना। ऐसा फोटो लेना है आपको, बिल्कुल क्लियर विजिबल हो। अच्छा, जो बैकग्राउंड यूज करेंगे वो आपका लाइट होना चाहिए। लाइट का मतलब ये हो गया, आप पीछे व्हाइट ही बैकग्राउंड ले लो, या ऑफ व्हाइट ले लो, कोई और हल्का लाइट येलो कलर ले लो, लेकिन डार्क कलर नहीं ले रहे कि पीछे पर्पल कलर है, या पीछे आपका डार्क ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है। उससे फिर आपकी जो वो इमेज सही से अपलोड नहीं हो पाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो ऐसे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। ठीक, और इसमें साथ में अगर बाई चांस आपकी ये फोटो अपलोड ना हो, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे कई बार ना वेबकैम सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो एक तो मैंने उसमें वीडियो में लाइव फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा तो प्रॉब्लम आती, तो क्या करें, पूरी मैंने 8 मिनट की डिटेल वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख लेना। ठीक, बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूं भाई, वेबकैम नहीं काम कर रहा तो आप इसको स्कैन करो, और अपने मोबाइल फोन से या आपके टैबलेट से भी ये लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक, फिर आपने फोटो तो अपलोड कर दी जो कैप्चर की है, फिर उसमें आधार कार्ड से डिटेल मैच नहीं हो पा रही, तो अब क्या करना है। या कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है ना जो आधार कार्ड ही यूज नहीं कर रहा, पैन कार्ड यूज कर रहा है एज एन आईडी, तो वो क्या करे, फिर आपको ना एनेक्सर 6 दिया गया है, जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें एनेक्सर 6 है, ये पूरा डिटेल आपको भरना है। वो मैं बता चुका हूं कैसे फिलअप करना है, किन बातों का ध्यान रखना है लाइव फोटो अपलोड करने वाली वीडियो में। ठीक, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपकाना है, पासपोर्ट साइज, जो कि 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए। उसको टेस्ट कराना है गैजेटेड ऑफिसर से, उस पर उनकी स्टाम्प भी आएगी और साइन भी आएंगे। गैजेटेड ऑफिसर किसको कहते हैं, आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, या तहसीलदार हो सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकते हैं, एसडीएम, डीएम, या अगर आप एनआरआई स्टूडेंट हैं तो आपके एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी में क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर है, उनसे करवा सकते हो। फिर नीचे उनकी भी डिटेल आ जाएगी और वो फिलअप कर देना। ठीक, पूरा एक एक पॉइंट उस वीडियो में मैंने बता दिया था, मोटा मोटा इसमें भी बता दिया। ठीक, अब ये लाइव फोटो यहां से आप अपलोड कर देना। ठीक, नेक्स्ट, अपलोडिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट। अब आएंगे आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है जिसपे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट आता है। अब करते हैं बात, सबसे पहला यहां पे देखो क्या करना है आपको, ये है आपके पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें आपका 80% चेहरा है और चेहरे पे कोई मास्क नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं मेरी तरह, जैसे मैं पढ़ाते टाइम या फोन यूज करते टाइम, मैं रेगुलर यूज करता हूं, तो आप स्पेक्स में ही अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। कब की, 1 जनवरी 2026 के बाद की, 1 जनवरी 2026 के बाद की, यानी इसी साल की। ठीक, और उस फोटो में वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक, उसमें बैकग्राउंड कैसा लेंगे, बैकग्राउंड आप सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड ले सकते हैं। ठीक, और जैसे मैंने बताया था फोटो कैसी होनी चाहिए, ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस रहे, साइड में भी थोड़ा स्पेस रहे, और यहां तक की आ जाए, इसको कहते हैं पासपोर्ट साइज फोटो।
ठीक, जो पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड करेंगे उसी के 6 से 8 पासपोर्ट फोटो बनवा लेना भैया को बोल के, और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज फोटो। सर ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी जैसे अगर ये पासपोर्ट साइज फोटो है ना तो ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है। ठीक, तो 6 से 8 तो ये, अरे 6 से 8 छोड़ो, 8 तो ये बनाना छोटे वाले पासपोर्ट, और 6 बनवाना आप पोस्ट कार्ड। सर इनका क्या यूज है? जब काउंसलिंग होगी ना और वहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे जब आपका एडमिशन होगा वहां पे भी यही काम आएंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे आपसे एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटो मंगवाए जाएंगे। 2 ये मंगवाए जाते हैं, 1 ये मंगवाया जाता है, वहां पे काम आएगा, हर जगह काम आएगा। इसलिए पहले ही 8 और 6 निकलवाना, क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाया है वही सेम होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अच्छा जब अपलोड करेंगे तो इस फोटो का अब यहाँ पे तो डिजिटल फोटो अपलोड होगा आपका, हार्ड कॉपी भी लेके आनी इनकी, कहीं 6 से 8 सॉफ्ट कॉपी रख रखी सर। अरे 6 से 8 सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट की, सॉरी हार्ड कॉपी, 8 पासपोर्ट साइज की और 6 पोस्ट कार्ड साइज की, और इसमें 10 से 200 केबी की जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी वो अपलोड करनी है। यहाँ पे चूज फाइल करके कर देंगे अपलोड। ठीक, अच्छा इसमें ना आपकी जो फोटो लगती है, फोटो में वो डिटेल भी रहती है, जैसे यहाँ फोटो आ गई आपकी और नीचे आपका ना फोटो कब ली गई है वो डिटेल आ जाती है, आपका नेम और फोटो कब ली गई। ठीक, फिर इसके बाद बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठों के निशान क्या करना है भाई? ये देखना आप, जैसे अपने दोनों हाथों के फोटो वो लेना है, उंगलियों के भी और थंब के भी निशान लेने से। कैसे? आप जैसे पैड यूज करते हैं ना, स्टैम्प पैड होता है, उस पे ऐसे हाथ रखना, खाली पेपर लेना, प्लेन पेपर, और प्लेन पेपर पे दोनों हाथ एक साथ ऐसे लगा देना, ऐसे ये लगा दिया, आपके ऐसे दोनों हाथों का वो आ जाएगा, निशान आ जाएंगे, फिंगर्स के भी और थंब के भी, 10 की 10 उंगलियों के मतलब। फिर इसका आपको एक फोटो लेना है, उसको स्कैन करना है और साइज रखना है उसका जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीजी या जेपीजी। तो ये 10 से 200 केबी और 10 से 200 केबी की फाइल यहाँ पे अपलोड होगी, ये सारे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगी, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसे करना? रनिंग हेड में, जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं नीट 2026 का, मैं सिग्नेचर करूंगा, ये मेरे सिग्नेचर होंगे। सर कैसा पेन यूज करूं? अच्छा सिग्नेचर ऐसे होते हैं रनिंग हैंड में, ऐसे नहीं करने, कहीं वहां लिख दो सुनील नैन, बोला नहीं सर ऐसा करता हूं, कैपिटल लेटर रखता हूं पहला और बाकी ऐसे कर देता हूं, ऐसे नहीं, रनिंग हैंड में जैसा आप करते हैं वैसा, समझे? फिर ये करने हैं आपको व्हाइट पेज पे ब्लैक कलर के इंक से, ब्लैक कलर के पेन से, सिंपल बॉल पेन यूज करना और उससे साइन कर देना। आपने साइन कर दिए, उसका फोटो ले लेना, फोटो लेने के बाद स्कैन करना, जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 100 केबी की फाइल अपलोड कर देना। ये 10 से 100 केबी है, पिछली बार है ना ये 3-4 केबी से 20 केबी रहता था, इस बार है ना सिग्नेचर के साइज इन्होंने चेंज कर दिया 10 से 100 केबी। ठीक, 10th की मार्कशीट, क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसको आपको स्कैन करना है, उसकी पीडीएफ, उसकी स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करना है। देखो इन तीनों का, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपके थंब और फिंगर इंप्रेशन, आपका सिग्नेचर, ये तीनों किसमें थे? जेपीजी फॉर्मेट में। लेकिन वहीं आपका 10th की मार्कशीट का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है किस फॉर्मेट में? पीडीएफ में, 50 to 300 केबी का साइज। ये बातें अभी नोट कर लो, इतनी डिटेल में बता रहा हूं, नहीं एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा नहीं होगा, या जो बातें मैंने बताई ना, कलर कौन सा यूज करना है, कैसे करना है, ठीक, ये बातें एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लिखी। फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना पड़ेगा, और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का साइज देखो, आपके क्लास 12th के जो नोट्स प्रोवाइड करके ना मैंने अमेज़न पे, उससे ज्यादा है। पढ़ते रहो इसको पूरा, कहीं पे कुछ लिखा होगा, कहीं पे कुछ लिखा होगा। ठीक, बेटर ये कर लो जो मैं बता रहा हूं, नोट कर लिया करो। ठीक, ये अपलोड कर देना है चूज फाइल करके। नेक्स्ट 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में 50 to 300 केबी साइज होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 10th मार्कशीट एंड 10th सर्टिफिकेट? देखो, जैसे कुछ बोर्ड, जैसे कुछ स्टेट बोर्ड या कुछ सेंट्रल बोर्ड बच्चों को मार्कशीट भी प्रोवाइड करते हैं और एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। सर्टिफिकेट में क्या होता है? एक तो आपका नेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी और इसके अलावा आपके मार्क्स होंगे, तो वो सर्टिफिकेट होता है। और मार्कशीट का मतलब क्या होता है? मतलब आप पास हैं, कितनी परसेंट बनी, या आपकी ग्रेड कौन सी है, वो सब आ जाएगा। एक होता है आपके सब्जेक्ट, आपका नेम डिटेल आएगी, नेम, पेरेंट्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, और सब्जेक्ट वाइज फुल डिटेल, आपने कितने कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं या आपके ग्रेड क्या आई है, वो होती है मार्कशीट। ये डिफरेंस होता है।
अगर आपके पास मार्कशीट है, मार्कशीट अपलोड कर दो, और मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो दोनों अपलोड कर दो। और सर्टिफिकेट लगभग सबके पास होता है, अगर आपके पास नहीं है ना तो आप अपने स्कूल में जाके बात करना, जी मेरे को 10th का सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये पासिंग सर्टिफिकेट होता है आपका, ये बताता है कि आपने स्कूल से 10th क्लास पास की है। मार्कशीट आपका स्कोर बताती है कि आप कितने ज्यादा पढ़े हैं, कितने नंबर आपके आए हैं। ठीक, इसके अलावा एक वो होता है, इसमें इसने दे नहीं रखा होगा शायद, एड्रेस प्रूफ पे आ गया अब तो ये देखो। इसके अलावा एक क्या होता है आपका, एक बोलते हैं उसको, अगर सीजीपीए है तो उस केस में आपको एक पीडीएफ और एक्स्ट्रा अपलोड करनी पड़ती है। सीजीपीए का कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन। ये एक पीडीएफ, ये एक सर्टिफिकेट आता है आपके स्कूल से, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल टीचर से बात करना और ये अपलोड कर देना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप बता देना, मैं अलग से इन पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा, जैसे मैंने लाइव फोटो अपलोड करने वाली वीडियो बनाई थी। ठीक, ये भी आपके स्कूल ही गाइड करेंगे आपको कि सीजीपीए से परसेंट कन्वर्जन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसका सर्टिफिकेट क्या है, मैं कैसे अपलोड करूं, वो बता देंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट, फिर इसके बाद आता है आपका एड्रेस प्रूफ। अच्छा, एक पॉइंट और सर, आपने शुरू में बोला था, मान लीजिए सर मेरे 10th की मार्कशीट में, 10th की मार्कशीट में और मेरा आधार कार्ड में नेम सेम नहीं है, अब मैं क्या करूं? देखो, सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपना आधार कार्ड में नेम चेंज करा लो। जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नेम है, आपके पेरेंट्स का नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। तो आधार कार्ड में चेंज कराना आसान होता है, क्योंकि 10 से 15 दिन में मैक्सिमम चेंज हो जाता है। आज अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपका फैब में चेंज हो जाएगा और फिर आप अपलोड कर देना। बाई चांस आप इसको चेंज नहीं कराते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, फिर काउंसलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है पहले ही आप ये अपना काम कंप्लीट करके रखें। और मेरा ऑप्शन यही है, आधार कार्ड की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे जो बोर्ड है वो इतने फास्ट नहीं है, वो 3 महीने लगा देंगे तुम्हारा 10th की मार्कशीट में नेम चेंज करने में। नेक्स्ट, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ अपलोडेड एज वन पीडीएफ। आपका एक तो प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ बनेगा, एक परमानेंट एड्रेस का प्रूफ बनेगा। परमानेंट एड्रेस का प्रूफ क्या होता है? जैसे आपका आधार कार्ड पे ही एड्रेस रहता है, या इसके अलावा आपका राशन कार्ड हो गया, या आपका डोमिसाइल होता है, ये सब आ गए आपके परमानेंट एड्रेस में। सर प्रेजेंट एड्रेस क्या होगा? जैसे आप कहीं पे रह रहे हैं, अगर आपके पास वहां का रेंट एग्रीमेंट है, या आप जिस पीजी में, जिस हॉस्टल में रहते हैं, वहां का उनसे आप मांगना, भाई मुझे प्रेजेंट एड्रेस चाहिए है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या अगर आप कोटा में रह रहे हैं, कोटा में आपका किसी बैंक में अकाउंट है, उस बैंक की डिटेल हो जाएगी। तो इस टाइप से, यानी एक मतलब एड्रेस प्रूफ में कुछ नहीं, ये फर्जी चीज है, इसको कोई चेक भी नहीं करेगा। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये आपका एड्रेस प्रूफ निकालेंगे और चेक करेंगे, हाँ भाई ये लड़का लखनऊ का है और ये कोटा में रहता है, इसका चेक करना ये सही है क्या एड्रेस, कोई इसको चेक नहीं करता। ये वाली जो डिटेल्स थी, ये जो पीडीएफ थे, पहले 5 पॉइंट जो थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें अपलोड कर देना, कौन पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ समझ में भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी प्रूफ। भाई जो भी आपका आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड आप यूज करो, मैंने तो जैसा बोला है, वो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। अच्छा, एड्रेस प्रूफ की दोनों की, प्रेजेंट की और परमानेंट की, एक फाइल बनेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में होगी और 50 से 300 केबी की अपलोड करनी है। ठीक, अब वापस आते हैं आईडी प्रूफ पे। आईडी प्रूफ क्या है? आपका आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड यूज कर रहे हैं, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है 10 to 200 केबी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज था आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन का। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर करता चलो। नेक्स्ट, ये है रिव्यू पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिव्यू पेज आ जाएगा। फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, नेम आ गया आपका, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, मदर फादर नेम आ जाएगा, आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आ जाएगा, है ना। आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कानपुर से है और कानपुर उसका कोटा लगने वाला है, मतलब आपका कानपुर स्टेट है, सॉरी यूपी कोटा लगने वाला है, तो यूपी स्टेट हो गया आपका, तो वहां पे यूपी स्टेट रखेंगे आप। यूपी स्टेट इसलिए क्योंकि 85% कोटा आपको यूपी में मिलेगा। जैसे दिल्ली से अगर किसी ने क्लास 12th का रखी है तो उसके दिल्ली का कोटा लग जाता है। ठीक, हर स्टेट का अलग अलग है। कुछ रेजिडेंस देखते हैं, कुछ में दिल्ली जैसे स्टेट में ओनली 12th की पासिंग देखते हैं, कुछ 12th पासिंग के साथ साथ आपका स्कूलिंग भी देखते हैं। वो आपको अपने नेट पे चेक करना पड़ेगा आपके स्टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक, कैटेगरी जनरल है। और आर यू डायबिटिक, आपको डायबिटिक तो आप डायबिटिक पर्सन तो नहीं है, यस नो जो भी है,
प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक, फिर उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, ठीक, सब कुछ चेक कर लो। बिलोंग टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं क्या, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, फिर उसके बाद डू यू इंटेंड टू वियर, वो जो आप क्या अपनी कस्टमरी ड्रेस पहनना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये मतलब ये तो डिटेल पहले ही आ चुकी है आपकी, वो दिखाएगा, समझ गए ना, इस पे तो अपने को टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फिर जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसको आपको एंटर करना है, फिर कैप्चा यहां पे करेंगे, फिर सबमिट एंड गेट ओटीपी, आपको ओटीपी मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या है भाई, अब आएगा लास्ट स्टेप, फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट। अब होगा, अब आपका नाम आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ फी अमाउंट आगे, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 1700 है, और बाकी के लिए बताऊंगे आपको कितनी है। बाकी के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थर्ड जेंडर के लिए 1000 है, आउटसाइड इंडिया के जो स्टूडेंट उनके लिए 9500 है, ठीक। तो यहाँ आपका फिर पेमेंट आ जाएगा, कस्टमर आईडी अपने आप आ जाएगी, ऑनलाइन जनरेट होगी ये। फिर इसमें क्या है, आप सिलेक्ट करेंगे डेट, मोड ऑफ पेमेंट, एसबीआई, एमओपीज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जो भी है ये करना चाहिए, केनरा बैंक के पेमेंट गेटवे से, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक पेमेंट गेटवे, जो भी आप यूज करेंगे, ठीक, ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे पेमेंट जैसी ही हो जाएगी ना, प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट कर देनी आपको, और पेमेंट करने के बाद ना आपके सामने एक वो आएगा कंफर्मेशन पेज, भाई पेमेंट हो गई है, उसका प्रिंट जरूर ले लेना, क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी तो चाहे कुछ भी हो जाए आपका एग्जाम होगा ही होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, पेमेंट हो गई, फिर होगा ही होगा। सर कोई मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, वो बाद में ना मिस्टेक में एक करेक्शन विंडो आती है, उस टाइम पे चेंज हो जाएगा, ठीक। सर कोई मेजर मिस्टेक होगी, मेजर माइनर कुछ नहीं है, अभी तो आप जैसा मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का बोला है एग्जैक्टली वही फॉलो करना, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। बाकी इसके बाद ये लास्ट पॉइंट क्या है, कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, इस कंफर्मेशन पेज का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट अगर आपके पास रहेगा तो आपकी सिक्योरिटी रहेगी कि भाई मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था और एंटी ने मेरा रोल नंबर नहीं दिया, तो एंटी वाले यहां फंस जाएंगे अपने, है ना। खासकर आपका पेमेंट वाला है ना, पेमेंट वाला जो पेज है वो, ये आ गया आपका एनेक्सर 6 जो मैं बता रहा था ना, एनेक्सर 6 ये है, ये एनेक्सर 6 है, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म में सेकंड लास्ट पेज पे दे रखा है। इसका काम क्या है, आप लाइव फोटो अपलोड करेंगे ना वेबकैम से, अब आपने लाइव फोटो अपलोड कर दी लेकिन वो आधार कार्ड से डिटेल मैच नहीं कर रही, या आप आधार कार्ड को एज एन आईडी यूज नहीं कर रहे, उस केस में आपका एनेक्सर 6 काम आता है। इसमें देख लो, आपको यहाँ पे कैंडिडेट को अपना नेम फिलअप करना है, एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, और एक आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 1 जनवरी 2026 के बाद की है जो 1 जनवरी 2026 के बाद की है, यानी इसी साल की है, वो आप यहाँ पे चिपका देंगे। फिर आपको अटेस्ट करवानी है गैजेटेड ऑफिसर से। कौन होते हैं, आपके प्रिंसिपल, स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल, हेडमास्टर हो सकते हैं, या क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं डीएम, एसडीएम, इसके अलावा आपके तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, और अगर आप एनआरआई है या फॉरेनर कैंडिडेट स्टूडेंट है तो आप इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, वहां पे क्लास 1 से अपने क्या कराएंगे, इसको अटेस्ट कराएंगे। लेफ्ट साइड में क्या लिखा सर, लाइव फोटोग्राफ एज पर नीट यूजी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ कुछ नहीं लगाना आपको, यहाँ जब आप इसको अपलोड करेंगे ना वो अपने आप ऑलरेडी हो जाएगा, यहाँ पे फोटो है ना, वो लाइव फोटो जो आपका लिया था ना वेबकैम से, भले ही वो आया नहीं है, एनटीए अपने आप कर देगा उसको, ऑनलाइन प्रोसेस है वो। फिर इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर या मिसेज जी आपका नेम आ जाएगा, आपके पिताजी का नेम, रेजिडेंट ऑफ कहाँ के रहने वाले हैं, और फिर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह आ जाएगा, आप यहाँ पढ़े स्कूल में वो डिटेल आ जाएगी, नेम आ जाएगा उनका जो इसको अटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, और फिर यहाँ पे उनका क्या होगा, अटेस्ट करेंगे, साइन करेंगे अपने, और वो अपना स्टैंप लगाएंगे, यहां भी लगेगी, और उनकी स्टैंप आपके फोटो पे भी आएगी और फोटो पे सिग्नेचर भी आएंगे, यानी 2 जगह टेस्ट होगा, आपका फोटो और फाइनली ये फॉर्म। ये एनेक्सर 6 था, ठीक। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, जैसे एक डाउट था मुझे याद आ गया बच्चों का, भाई बच्चों का एक बहुत अच्छा डाउट ये था कि एक सेकंड, यहां कहां था भाई,
ये थे आई थिंक हमारे इंफॉर्मेशंस। चलो ठीक, इससे मतलब भी नहीं है वैसे तो। ये देखो आप एक बार यहां आ जाओ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओबीसी जो स्टूडेंट्स ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं और नीट 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको ये डाउट आ रहा है सर हमारा जो सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए? क्या 2025 वाला चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, लेकिन चलेगा ये सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे उसके लिए आपको 2026 का चाहिए होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी बनवा लेते हैं, बनवा लो, फिर भी आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड होता है? 31 मार्च तक। किसी बच्चे के पास लास्ट ईयर का, सर मेरे पास तो है ना लास्ट ईयर अप्रैल का पड़ा है, नवंबर का है, अक्टूबर का है, सितंबर का है, दिसंबर का है, जनवरी का है, वही अपलोड कर दो, क्योंकि ये 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। ठीक, यही अपलोड कर देना आप, कभी का भी आप अपलोड कर दो एक बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन काउंसलिंग से पहले आपको 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2026 के बाद का अपना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन सर सर्टिफिकेट अगर ये वाला चाहिए है तो पहले वाला क्यों अपलोड कर रहे हैं? अरे भाई 1 अप्रैल आने से पहले ही 1 अप्रैल का सर्टिफिकेट बनवा दोगे क्या? तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए आप पुराना ही अपलोड कर दो। सर मैं स्टेट का करूं या सेंटर का करूं, आपके पास जो है वो अपलोड कर दो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे आपको दोनों चाहिए होंगी। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको सेंटर का चाहिएगा, स्टेट कोटा ही करा रहे हैं तो आपको स्टेट का चाहिएगा। ये पॉइंट होता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो डाउट बच्चों को आ रहा था। सारे डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा या कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा, आप देख रहे हैं एक शॉट में वीडियो बनाई है मैंने, बीच में पानी भी नहीं पिया, विदाउट ब्रेक वीडियो बनाई, गला एकदम सूख गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और खास बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, D2D बैच पे आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, जिसके लिए प्रोमो कोड है डॉक्टर। आज ही आप डिवाइस क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, D2D बैच पे क्लिक करें, पेमेंट करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं और D2D बैच को फॉलो करते हुए नीट 2026 एग्जाम में केमिस्ट्री में 160, 170, इवन 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। कोई दिक्कत आती है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ना तो एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक होनी चाहिए, ना केमिस्ट्री में कोई मिस्टेक होनी चाहिए। और ये दोनों स्टेप अगर आपने पार कर लिए मुझे फॉलो करते हुए तो गारंटी के साथ काउंसलिंग में मिस्टेक मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, अच्छे से अपना आराम से पेशेंस के साथ सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना और फिर पूरा जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।